रिटर्न, एंड देन यू फाइंड कि अच्छा इसका नेक्स्ट नंबर ये होगा. दैट इज प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 1 4 9 16 25 और मैं ऐसे दो ब्लैंक्स लगा दूं, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, क्या आएगा नेक्स्ट नंबर? क्या बोलोगे यहाँ पे, क्या आएगा? 36 आएगा ना. तो जिसने जल्दी पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया कि ये स्क्वायर्स हैं, तो इसके बाद क्या आएगा? ये है 6 का स्क्वायर. इसके बाद क्या आएगा? 7 का स्क्वायर 49. इसके बाद क्या आएगा? 8 का स्क्वायर 64. तो ये होता है पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम प्रिडिक्ट करते हैं नंबर्स. ठीक है. तो पैटर्न बहुत ज्यादा होते हैं. राइट, देर आर मल्टीपल पैटर्न. आई कैन फॉर्म माई पैटर्न की मैं कुछ इस तरह से लिख रही हूँ. आई राइट 0, देन आई राइट 3, देन आई राइट 8, देन आई राइट 15, देन आई राइट 24 एंड सो ऑन. अब मैं तुम्हें बोलती हूँ नेक्स्ट बताओ क्या आएगा. तो अब मेरे दिमाग में पैटर्न है, तुम्हें वो पकड़ना है. सो व्हाट आई डिड हियर वाज, मैंने 1 को स्क्वायर किया, -1 कर दिया. 2 को स्क्वायर कर दिया, -1 कर दिया. 3 को स्क्वायर किया, -1 कर दिया. तो जितना आप इन पैटर्न्स को स्टडी करते हो, जितना इनकी डिटेल में जाते हो, उतना ही आप आगे आगे नंबर्स को सोच पाते हो. सो आई कैन राइट हियर कि 36 -1 अब 35 आएगा, यहाँ 48 आएगा, यहाँ 63 आएगा. फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ. हाँ बिल्कुल. उसके बाद क्या होगा? 11. उसके बाद क्या होगा? 30. इसके बाद क्या होगा? हाँ. तो जितना पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते रहोगे ऐसे ही ये आपने डिफरेंस निकाला, राइट. तो वो होते हैं आगे की टेक्निक्स. बिल्कुल ठीक है वैसे. ठीक है ना. आमतौर पे हम ये कैसे डिफरेंस निकाल के बात करते हैं. देन वी मल्टीप्लाई डिवाइड, कि मैं लिख रही हूँ देखो 2, फिर लिख रही हूँ 4, फिर लिख रही हूँ 8, फिर लिख रही हूँ 16, फिर लिख रही हूँ 32. अब क्या कर रही हूँ मैं? मल्टीप्लाइंग एवरी सक्सेसिव टर्म बाय 2. तो 32 के बाद क्या नंबर आएगा? 64. फिर क्या आएगा? 128. फिर क्या आएगा? 256 एंड सो ऑन. बात समझ में आ गई. तो ये होते हैं पैटर्न्स. तो पैटर्न्स आपकी बुक में ना बहुत कुछ इंट्रोड्यूस किया हुआ है सीक्वेंसेस में. जैसे कि येलो कलर का पार्ट देखो, पेज नंबर 174, 1 2 3 4 5 6. तो दे सेड इट्स नेचुरल नंबर्स. मुझे पता है नंबर्स लिख रही हूँ, काउंटिंग लिख रही हूँ मैं. देन मैं 1 3 5 7 9 लिख रही हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया ये तो ऑड नंबर्स हैं. फिर मैंने कहा 1 3 6 10 15. ट्रायंगुलर नंबर्स मतलब 1 को छोड़ दिया, फिर 2 लिया. मतलब आपको मैंने ये करवाया होगा ना, पास्कल्स ट्रायंगल करवाया था? नहीं तो मैंने करवाया. 1 लिखा, फिर उसके बाद 3 लिखा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11. नहीं, 1 3 6. इनको ट्रायंगल में अरेंज कर सकते हैं. 3 नंबर्स लिए, 6 नंबर्स लिए, इनको ट्रायंगल में अरेंज कर सकते हैं. देन वी टेक 10 नंबर्स. तो ये 6 हो गए. देन 1 2 3 4. तो इनको ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं. ठीक है. सो 1 3 6 10 15 दे आर ट्राइंगुलर नंबर्स. दैट विद दीज नंबर्स यू कैन फॉर्म, यू कैन टेक देम एज डॉट्स. इतने डॉट्स लोगे और आपके पास पूरा ट्राइंगल बन जाएगा प्रॉपरली. समझ में आ गया. तो 1 4 9 देखो मैंने स्क्वायर नंबर्स लिए, परफेक्ट स्क्वायर जिनको बोलते हैं. द 3 डॉट्स इंडिकेट दैट द सीक्वेंस कंटिन्यूस इंडेफिनिटली. ठीक है ना. तो पैटर्न को कहा है कि एक सीक्वेंस होती है, फिर उसमें जो मैंने नंबर लिखा, फॉर एग्जाम्पल आई रोट 1 4, देन आई रोट 9, देन आई रोट 16, देन 25 सो ऑन. तो जैसे ये नंबर लिखा ना, इसको बोलते हैं टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है. फिर वो टर्म किस प्लेस पे आई है? वो फर्स्ट प्लेस पे है, वो सेकंड प्लेस पे है, वो थर्ड प्लेस पे है, फोर्थ प्लेस पे है, फिफ्थ प्लेस पे है. तो उसको बोलते हैं, उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ द टर्म. अब क्या ये पैटर्न एक्सेप्टेबल होगा इफ आई राइट 9 यहां पर, फिर 4 लिखूं, फिर मेरा मन किया 25 लिख दूं, फिर 36 लिख दूं, फिर 16 लिख दूं? तो आप कहोगे कि नहीं अब नेक्स्ट नंबर रैंडमली क्या आएगा? आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं अब तो 49 आएगा, मेरी मर्जी है कुछ भी रखूं. तो हर एक टर्म का ना इस सीक्वेंस में रेलिवेंस है, उसकी पोजीशन फिक्स्ड है. सो इफ आई से 1 4 9 16 25, इट्स इजी फॉर मी टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट टर्म. बट व्हेन आई राइट इट रैंडमली, तो मैं नेक्स्ट तो 0 भी लिख सकती हूँ, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, मेरी मर्जी. है ना. अब मैं नेक्स्ट 49 भी लिख सकती हूँ, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, मेरी मर्जी. तो जब वो मेरी मर्जी वाला काम है, वो हम यहाँ नहीं करते. प्रिडिक्शन के लिए ना हम हर एक टर्म को उसकी पोजीशन असाइन करते हैं.
ठीक है। जैसे इन द स्क्वायर सीक्वेंस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, उसके बेसिस पे आपने कहा कि नहीं नहीं अब तो जो सिक्स टर्म है ना मान मतलब पक्का है 36 ही हो। आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया और फिर सिक्स टर्म बताई। फिर मैंने यहाँ पहले 49 क्यों नहीं बोल दिया? फिर अगर मैं स्क्वायर नंबर से लिख रही हूँ तो आई कुड हैव रिटन 49 हियर ऑल्सो। ठीक है ना। उसके बाद मैं कहती हूँ ऑर्डर में चलो, सेवंथ टर्म क्या होगी? आपने कहा 49 होनी चाहिए। फिर मैंने पूछा एट्थ टर्म क्या होगी? आपने कहा 64 होनी चाहिए। तो हर एक सीक्वेंस में टर्म ऑफ सीक्वेंस फिक्स है और वो किस प्लेस पे आएगी वो भी फिक्स है, तो उसकी पोजीशन भी फिक्स है। तो यहां पे हम लिखते हैं A1 is 1, A2 is 4। बात समझ में आ गया? तो A लिखी टर्म और जो उसका सबस्क्रिप्ट है वो उसकी पोजीशन शो करता है। ठीक है। A1 is 1, A2 is 4, A3 is 9, A4 is 16। सो AN, मुझे कोई भी जनरल टर्म बनानी है तो तुम कहोगे किसी भी प्लेस की टर्म बनानी है तो वहां वाले नंबर को ना स्क्वायर कर देना जिस प्लेस पे। कल मैं तुम्हें पूछू 50th टर्म क्या है इसकी, बताओ इसकी 50th सीक्वेंस क्या आएगा? तो आप कहोगे फर्स्ट प्लेस पे 1 का स्क्वायर हुआ, सेकंड प्लेस पे 2 का स्क्वायर हुआ, थर्ड प्लेस पे 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से अगर मैं सोच रही हूं तो 50th प्लेस पे मैं करूंगी 50 का स्क्वायर। कि तुम जो मर्जी सोच लो, अगर तुम ऐसे ही चलते जा रहे हो तो 2500 आएगा। ठीक है ना। तो यहीं से हम बात कर लेते हैं कि इस जनरल टर्म होगी एन स्क्वायर, कि जो भी प्लेस वैल्यू है उस प्लेस वैल्यू को स्क्वायर कर दो, तुम्हारे पास वो टर्म आ गई। बात समझ में आ गई? तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर टर्म्स। तो हमने अब इस पूरे कहानी से क्या क्या सीखा? कि कोई भी सीक्वेंस होता है तो उसमें एक ऑर्डर होता है, उसमें एक पैटर्न होता है, वी ऑब्जर्व द पैटर्न एंड देन वी प्रिडिक्ट नेक्स्ट टर्म्स। ठीक है। दैट सीक्वेंस, जो उसका पैटर्न है वो कुछ भी हो सकता है, वो स्क्वायर करना, वो डिफरेंस निकालना, वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट फिक्स्ड। वो हम सिचुएशन टू सिचुएशन, नंबर टू नंबर देखते हैं। ठीक है ना। तो आज एक सीक्वेंस मैंने लिखा, उसमें मेरा पैटर्न था, मैंने उसके हिसाब से नंबर्स लिखे। कल आप अपनी मर्जी से एक पजल बना रहे हो, आप अपनी मर्जी से लिखोगे एंड आपका वाला सीक्वेंस, आपका वाला पैटर्न किसी को सोचना पड़ेगा और उसके बेसिस पे वो आंसर निकालेगा। मतलब मेरा लॉजिक आपके साथ मैच करना चाहिए, है ना? वही हम कर रहे हैं। या जो मैं एक नया लॉजिक निकाल रही हूँ उससे भी मेरे वाले आंसर आपके वाले आंसर्स मैच कर रहे हैं। ठीक है ना। आपको जैसे मैंने कहा आपने 5 नहीं बनाना है सम, तो कोई 2+3 करेगा, कोई 4+1 करेगा, कोई 0+5 करेगा, पर अल्टीमेटली 5 बन गया। ठीक है ना। तो वो चीज है। तो अब तक हमने कहा सीक्वेंस होता है, उसमें पैटर्न होता है, और जो सीक्वेंस में नंबर्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्म्स, और टर्म्स की पोजीशन फिक्स होती है। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एन लिखा और टर्म को जो टर्म की वैल्यू दी वो इस नंबर के बेसिस पर दी। तो ये बहुत जरूरी है, हम उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसकी टर्म को डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो सीक्वेंस की टर्म उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होती है कि थर्ड टर्म तो ये, नाइन्थ टर्म है तो ये, टेंथ टर्म है तो ये। समझ में आ गया? तो ये एन का मतलब क्या है कि जो उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से डिसाइड की गई हम टर्म। बात समझ में आ गई? तो एज यू ऑलरेडी नो सीक्वेंस है फर्स्ट 5 ट्राइंगुलर नंबर्स 575 पे देख सकते हो, मैंने ट्राइंगल्स बनाए थे ना, वैसे ही बनाया उन्होंने, देखो ग्रीन वाला बॉक्स सा बना हुआ है ना। ठीक है। तो ये सारे जो इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स देखा जाता है ना, तो इनको हम ये बोलते हैं। अब जो हमने इनमें से एक सीक्वेंस पकड़ना है, कि सीक्वेंस तो दुनिया में बहुत सारे हैं, तो जो अब हमारे पास रेलिवेंट सीक्वेंस है उसको हम बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो आज ना मैक्सिमम इसका काम हो जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ही चीज याद रखनी है, जैसे मैंने लिखा 1, 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन। ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि बताओ बच्चों इसमें नेक्स्ट टर्म क्या है, तो आप 1 से 4 तक गए, फिर 4 से 7, फिर 7 से 10। तो अगर ऑब्जर्व करोगे हर बार +3 करते जा रहे हो, जैसे इसने पहले ऑब्जर्व किया कि मैम हर बार +3, +5, +7, +9, तो इस हिसाब से सोचते रहो। तो ऐसे ही मैं हर बार +3 करती जा रही हूँ। तो जब आपकी टर्म्स में कौन सी वाली, दो कंसेक्टिव टर्म्स, व्हेन डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms is constant, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स इज कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं
AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लिखो, व्हेन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, कि कल इसको मैं आगे तक बढ़ा रही हूं, मैं 100 और 101 टर्म निकाल रही हूँ। ठीक है, इसकी निकाली मैंने A100, इसकी निकाली मैंने A101, फिर मैंने दोनों को माइनस किया, तो जो डिफरेंस था वही सेम डिफरेंस A3 और A2 में भी था। ठीक है ना? तो कल मैं कोई भी दो टर्म्स उठाऊं, पर कौन सी वाली, साथ साथ पर, उनको मैंने उठाया, उनको माइनस किया। माइनस करना ना, बड़ी वाली से छोटी टर्म माइनस करते हैं, ऑर्डर हम यही रखते हैं कि हम इस वाली टर्म से माइनस करेंगे, कि मैं +3 करती जा रही हूं, तो मैंने 4 - 1 किया, 7 - 4 किया, 10 - 7 किया। वो हमने थ्रू आउट ऑर्डर सेम रखा, वरना कोई बोले नहीं नहीं -3 है जी, कोई बोले +3, तो हमने उस पैटर्न को फिक्स कर दिया। मैथमेटिशियंस ने कहा नहीं, आप बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म माइनस करो। जब आपका वो पैटर्न सेम आ जाता है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड +3 इज नॉट सेम एज -3, आप टर्म्स में +3 करते जा रहे हो, है ना? और मैं कहूं नहीं नहीं -3 करना है, मैं तो ऐसे देख रही थी। हमारा विजन कोई भी पढ़े और सेम रहे, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आफ्टर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द नेक्स्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म। ठीक है, हमेशा A3 - A2 करना है, हमेशा A4 - A3 करना है, एंड दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो जो ये डिफरेंस होता है ना, इसको हम बोलते हैं, लिखो, कॉमन डिफरेंस। इसको बच्चों क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। when that difference is constant, we say it is a common difference। ठीक है ना? तो अब ना क्या किया जाता है, मान लो मैंने आपको कोई भी सीक्वेंस दिया, ठीक है, और आपको नेक्स्ट की टर्म्स लिखनी है, राइट? सारा कैम्ब्रिज बोर्ड से उठाया हुआ, रिकर्सिव सीक्वेंस और ये सब सीक्वेंस। तो क्या होता है ना, हम एक सीक्वेंस को ना अब एक फॉर्मूला बेस पे लिखते हैं, कि मुझे ना पैटर्न ऑफ समझ में आ गया, +3 +3, पर मैं कुछ इस तरह से करूं कि कल मुझे, जैसे मान लो, चलो लेट मी से, मैंने आपको यही टर्म्स दी, 1 4 7 10 एंड 13, बिल्कुल ठीक है। 13 के बाद आप मुझे बता सकते हो क्या टर्म आएगी? 13 के बाद क्या टर्म होगी यहाँ पे? 16 होगी ना? ठीक है, उसके बाद क्या टर्म होगी? 19 होगी। ठीक है, उसके बाद क्या टर्म होगी? 22, है ना? तुमने इस तरह से तुम ऑर्डर में निकाल रहे हो, लेकिन तुमने देखो, ये फर्स्ट टर्म लिखी, ये सेकंड थी, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सेवंथ थी, ये एट्थ थी, है ना? सो इफ आई आस्क यू कि चलो मुझे 50th टर्म बताओ, तो 50th टर्म के लिए क्या करना होगा? तुम 50 नंबर तक जाओगे, है ना? कल मैं कहूँ नहीं 1000th टर्म निकालो, तो क्या 1000 तक जाओगे? नहीं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट रूल। क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट रूल फॉर अ सीक्वेंस। तो अब जब भी हम बनाएंगे ना, तो एक्सप्लिसिट रूल बनाएंगे किसी भी सीक्वेंस का, ठीक है, कि उसकी प्लेस के हिसाब से उसका फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। और फिर एक हमारे पास नेक्स्ट आता है रिकर्सिव रूल, ठीक है। एक्सप्लिसिट रूल है कि कोई भी टर्म निकल जाए, एक होता है रिकर्सिव, जो पिछली टर्म की बेसिस पे निकलता है, रिकर्सिव रूल या फिर रिकर्सिव फॉर्मूला, जो पिछली टर्म की बेसिस पे निकलता है, कि देखो ना, 22 था, उसमें +3 किया 25, फिर इसमें +3 किया 28। समझ में आ गई बात है? ठीक है, तो एक्सप्लिसिट रूल बनाने के भी वेज होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, तरीके होते हैं, रिकर्सिव रूल बनाने के भी अपने तरीके होते हैं, वेज होते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द एक्सप्रेशन, पेज नंबर 177 निकालो, चलो बुक का। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में रिकर्सिव उसने कहा है, कंसिडर द एक्सप्रेशन UN is 2n - 1। अब क्या होता है कि अब जो टर्म्स है ना, उसने u की तरह
एक्सप्लेन कर दी, n इज द पोजिशन, और फॉर्मूला में यूज किया un-1। दिस स्टेट्स दैट nth टर्म इज गिवन बाय 2n-1 की कोई भी प्लेस वैल्यू की टर्म है। तो कल मुझे u1 निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 2 × 1 - 1 विच इज 1। u2 निकालना है तो 2 × 2 - 1, 4 - 1 क्या आ जाएगा, 3। u3 निकालना है तो 2 × 3 - 1, 6 - 1 क्या आ जाएगा, 5। u4 निकालना है तो 2 × 4 - 1 विच विल बी 7। u5 निकालना है 2 × 5 - 1 विच विल बी 9। ठीक है ना, तो ये एक्सप्लिसिट रूल दे दिया। अब मैं कल ऐसे ही तुमसे पूछती हूँ कि बताओ जी बच्चों, u50 क्या होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ना यू यूज करते हैं, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड था ना, इंडियन मैथमेटिशियंस जो थे, मतलब मैथमेटिक्स थी अब तक जो हम पढ़ रहे थे, वो ए यूज करते थे फर्स्ट टर्म को। अब जो इंटरनेशनल, अगर आप कैम्ब्रिज बोर्ड में देखोगे ना, तो वहां पर मतलब कैम्ब्रिज सिस्टम में देखोगे तो वहां पर यू यूज होता है। तो मे बी दे आर अलाइनिंग योर करिकुलम विद दैट पर्टिकुलर सिस्टम, कि आप कहीं भी जाते हो बाहर या कुछ भी आपको मटेरियल मिलता है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि यू टर्म ही दे रहा है। तो चाहे मैं A50 बोलूं या U50 बोलूं, बात सेम ही है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। तो U50 का मतलब क्या करना है, 2 × 50 - तो क्या आएगा। तो जो आपका एक्सप्लिसिट रूल है ना, वो आपका प्रीवियस टर्म डिपेंडेंट नहीं है। तुम्हें कल मैं 999 वैल्यू वाली टर्म पूछ लूं, तो तुम मुझे आंसर बता दोगे। समझ में आ गई बात ये। तो ये जो हमारा रूल होता है ना, एक्सप्लिसिट रूल, ये हमारा किसी चीज पे रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब उसने कहा है कि, अब जैसे यहीं पर एक्सरसाइज की है कि यूज, देखो आगे देखो ना, यूज un-1 u इन इक्वल टू 2n-1 टू फाइंड 53rd टर्म, 108th टर्म, 1170th टर्म ऑफ द ऑड नंबर सीक्वेंस, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक होता है, अब ऐसे एग्जांपल 2 करो, आपको सीक्वेंस का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, उसने एस एन करके दिया है, विच इज 5n - 2। कैन यू राइट द फर्स्ट 6 टर्म्स। कहते फर्स्ट 6 टर्म्स लिखो इस सीक्वेंस का, राइट S1 S2 S3 S4 S5 S6, तो लिख सकते हो ना। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है। और उसने कहा है फाइंड S100 एंड S1000, ये सब आपको निकालना है। तो ये प्लीज निकालो। क्या हो गया। भी हो गया। So we had Sn as 5n - 2. So you need to find S1, S2, S3, S4, S5, S6, and then you need to find out S100 and S1000. ठीक है, so you need to find S100, S1000. ठीक है, ऐसे ही एक्सरसाइज दी हुई है नेक्स्ट पेज 178 पर, वो भी करनी है आपको बच्चों, जिसमें लिखा है Tn = 3n - 7। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट्स भी आपने करने हैं। समझ में आ गया ना, ये भी मैं करवाऊंगी। तो पहले मुझे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो, एग्जाम्पल 2 पूरा सॉल्व कर लो, हो गया। तो देन थिंक अबाउट पेज 179 पे एक्सरसाइज दी हुई है ये। तो ये कोशिश करो अगर पेज 178 पे कर सकते हो। ये हो गया। S1 कितना आया बच्चों, 3। S2 कितना आया है, 8। S3 कितना आया है, 13। S4 कितना है, S5 कितना है, कितना है नेक्स्ट, वेट, व्हाट इज S100, S1000। ठीक, समझ में आ गया। एक्सरसाइज करो, फिर हम रिकर्सिव फॉर्मूला से बेसिस पर वील ट्राई टू फाइंड आउट, और उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। एपी भी मैं आपको आज थोड़ी बहुत तो करवा दूंगी। 8.2 ना बेसिक एपी हो जाएगी स्टार्ट, या फिर हम रिकर्सिव फॉर्मूला पे आते हैं आज। एपी कल कर लेंगे ताकि बाकी बाकी बच्चों को समझ भी आ जाएगा। एक मिनट मुझे दो, उत्तर करो।
समझ में आ गया बच्चों सारा? अब एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो एक्सरसाइज जरूरी क्यों है, अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में होंगे। आपको एक सीक्वेंस दिया है, टी एन लिख दिया, विच इज 3n-7। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आपको फॉर्मूला दे दिया 3n-7। अब उसने कहा है कंसिडर फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, तो आपको T1 निकालना है। थ्रो 3 × 1 - 7, क्या आ गया आंसर? -4। आपको सेकंड टर्म निकालनी है, सो 3 × 2 - 7, आंसर क्या आ गया? -1। आपको थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे? 3 × 3 - 7, 9 - 7 2। एक्सरसाइज पेज 178 बेटा, 178 पेज पे मैंने कहा था ना कंसिडर द एक्सप्रेशन टी एन, ये दिया हुआ है ना? तो ऐसे ही उसने कहा है थर्ड टर्म निकालने के बाद कौन सी टर्म निकालनी है? 12th। सो 3 × 12 - 7 कितना आ जाएगा? 36 - 7 29। फिर हमें क्या निकालना है? T18। सो 3 × 18 - 7 54 - 7 कितना हुआ? 47। फिर हमें क्या निकालना है? T50। सो 3 × 50 - 7 क्या आंसर हुआ? ये तो हो गया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट जो है, दैट ऑल्सो विल बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मतलब आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको कोई भी यहाँ पे रूल दे दिया, कहते कि मुझे ना इस सीक्वेंस में एक टर्म चाहिए 332, वो कौन सी टर्म है? ठीक है, मतलब टी एन जो है 332 चाहिए। अब टी एन को निकालने का वे क्या था? 3n - 7, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 332। बस यहां से यू शुड बी एबल टू सॉल्व द इक्वेशन 339, क्योंकि रूल के साथ ही आप इसको इक्वेट करोगे। और यहां से n की वैल्यू आपके पास डिवाइड बाय 3 करके आ जाएगी 113। तो 113th टर्म इज, अच्छा ये निकाल दिया। 113th टर्म इज कि जो इसकी 113th टर्म पे टर्म आएगी वो होगी 300, प्लेस पे टर्म आएगी वो होगी, नंबर आएगा 332 आएगा। तो अब इसी में उसने कहा कि अच्छा ऐसे ही बताओ कि मैंने एक रैंडम नंबर बोला 557, तो क्या ये 557 इस सीक्वेंस में कहीं फिट होता है? तो आपने कहा इसको फिट होने के लिए इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, 3n - 7। सो 557 + 7 शुड बी इक्वल टू 3n। रूल लिख लिया, रूल के हिसाब से नंबर बन के आ रहा है ना? तो अब मैंने कहा कि अगर ये नंबर है तो इसका कोई ना कोई रूल होगा, विच विल बी 564/3 शुड बी इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आई? 564 को डिवाइड करो 3 से, 189 पूरी आ रही है, कंप्लीट। ठीक है, तो आएगा 189। तो आपने कहा हाँ, क्योंकि n जो है एक नेचुरल वैल्यू आई है, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटेजर है। n is a natural number value, is a positive integer, तो yes this is a term of the sequence। ठीक है, तो इस रूल में कहीं ना कहीं वैल्यू आती है। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि रैंडमली करते हैं 648, 188 है, इसने मुझे 189, मैंने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, मैंने जो वो कहा है ना वही फॉलो कर लिया। ये 188 बेटा, कैलकुलेशन सही कर, हाँ बिल्कुल 188। ठीक है, सो व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज कि ये क्यों नहीं आएगा, मतलब शायद ये ना आए। तो मान लो मैंने तुम्हें नंबर दिया 648, कि मान लो ये 648 है, तो क्या ये सीक्वेंस में फिट करती है? तो आपने कहा कि 3n - 7 शुड बी इक्वल टू 648। तो उसके लिए 3n शुड बी इक्वल टू 648 + 7, 3n शुड बी इक्वल टू 655। सॉरी,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा ये? 2, देन 1, 25, 8, फिर पॉइंट आ गया। तो जब हमारे पास n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आती, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, क्योंकि पोजीशन आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है, 1.5 पोजीशन नहीं होती। रैंक जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है, 4.5 रैंक नहीं होता। तो हमने टर्म्स को प्लेस असाइन की है। तो इफ n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देन जो भी हमें आंसर दिया हुआ है ना, Tn इज इक्वल टू k, इज नॉट अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मैथ समझ में आ गई? अब हमारे पास है रिकर्सिव फॉर्मूला, रिकर्सिव रूल फॉर द सीक्वेंस। समझ में आ गया इतना? ठीक है, रिकर्सिव है कि मैंने ना पिछली टर्म के हिसाब से टर्म बनाई। अभी समझ में आ जाएगा, इतना लिख लिया ना हमने। तो अब हमारे पास है रिकर्सिव, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3 पर आओ। ठीक है, एग्जाम्पल 3 क्या कहता है कि फर्स्ट 4 टर्म्स दी हुई है। U1 दिया है 1। ठीक है, और फिर मैंने क्या कहा, UN को लिखा एज 2 टाइम्स UN-1 +3। इसको बात समझो कि तुम्हारी फर्स्ट टर्म जो U1 है वो 1 है। ठीक है, सो U1 इज 1, फर्स्ट टर्म 1 है। तो इसके बाद तो सेकंड टर्म आती है, उसे निकालने का वे चाहिए। उसे इस तरह से निकालने को कहा कि n को 2 पुट कर दो, तो यहां पे तुम्हारा U2 आ जाएगा बेटा। फिर तुम लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई U, 2 - 1 हो जाएगा। व्हाट इज 2 - 1? 1 + 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, U1 क्या था? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने 2 × 1 + 3 किया, और क्या बन गया? 5। बात समझ में आ गई बात? नहीं, जैसे कि आपने सीक्वेंस के हिसाब से, मैंने आपको ये लिखा था ना, 1, 4, 16, 25, 36, 49, मैंने तो कहा n² है। तुमने क्या कहा, मैम ये तो इसमें 3 ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ? 12 ऐड हुआ। ठीक है, इसमें 12 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ? नहीं, 12 ऐड हुआ, मैंने क्या मिस कर दिया? 9 मिस कर दिया। बन जाता, देख, पहले 9 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर कितना आएगा? 25 आएगा, और फिर 36 आएगा, और फिर 49। ठीक है, तुमने कहा अब इसमें 5 ऐड हुआ, फिर इसमें 7 ऐड हुआ, फिर इसमें 9 ऐड हुआ, फिर क्या हुआ? 11 ऐड हुआ, फिर क्या हुआ? 13। अब तुम्हारा कितना ऐड होना चाहिए? 15। तो तुम पिछले टर्म के हिसाब से निकाल रहे हो ना, कि अब इसमें 15 ऐड हो। तो मैंने आपको ना वही फॉर्मूला दे दिया कि पिछली टर्म अगर तुम्हें दी हुई है ना, तो अगली टर्म निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हारी U2 क्या होनी चाहिए, कि तुम U1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, और उसमें 3 ऐड कर दो। कैसे? मैं U1 तुम्हें दे देती हूँ 1। मैंने अपने तरफ से तुम्हें कहा कि फर्स्ट टर्म 1 है, अब तुम सीक्वेंस बिल्ड करो। तो तुमने कहा सेकंड टर्म निकालनी है, पहले तो 1 आना। सेकंड टर्म के लिए मैं क्या करूंगी? 2 × 1 + 3, 5 आ गया। अब थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म के लिए क्या करना है? पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसमें 3 ऐड कर दिया, तो क्या आ गया? 13। फिर तुमने कहा नहीं नहीं, अब नेक्स्ट टर्म निकालो, मैंने कहा U4 भी निकालो। तो U4 के लिए तुम फॉर्मूला क्या याद कर रहे हो? पिछली टर्म को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हो जाएगा? 26, उसमें 3 ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास बन गया 29। सो दैट इज रिकर्सिव फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस टर्म। ठीक हो गया। एक है हमारा जो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, वो क्या था? एक्सप्लिसिट रूल, कि कुछ भी हो तुम्हारे पास रूल है। एक है रिकर्सिव, पीछे से फॉलो करता हो, तुम्हें पीछे की टर्म दी होगी तभी तुम नेक्स्ट टर्म बना सकते हो। ठीक है, तो किसी भी सीक्वेंस का ना उसने रिकर्सिव रूल तुम्हें दे दिया, उसके बेसिस पे तुम्हें सीक्वेंस बिल्ड करना है। बात समझ में आ गई? तो आपको रिकर्सिव रूल क्या दिया है? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं कि मान लो तुम्हारे पास U1 5 है, और तुमने UN निकालना है ना, तो तुम UN-1, n और n-1 कंसेक्टिव हो गए। जस्ट n से पहले n-1 आ रहा है, तुम्हें इसमें 7 ऐड करना है। ठीक है, तो तुमने U2 निकाला, क्या करोगे? 5 + 7 12। U3 निकाला, अब क्या करोगे?
19। अब समझ में आया? U4 निकाला, +7 किया, 26। ऐसे से तुम सीक्वेंस बिल्ड करते जा रहे हो। रिकर्सिव है, पिछली टर्म पे बेस्ड। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करूं, मैं कहूं नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई करो फिर 7 ऐड करो, तो वो मेरे हिसाब से सीक्वेंस बन रहा है। मैंने आपको रूल दे दिया, आपने कहा कुछ भी तुमने बता दिया, अब करते रहे। जैसे इक्वेशन देते थे कि 2x + 3y। अब एक बात तो, अगर x के साथ 2 क्यों है, y के साथ 3, मेरी मर्जी है। ठीक है, दैट इज व्हाट द पैटर्न इज सेइंग मी। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपने बुक्स बाय करनी होती है, या आपने इरेजर्स बाय करने होते हैं, या पेंसिल्स या पेन्स बाय करने हैं, रजिस्टर्स बाय करने हैं, तो स्कूल डिसाइड करता है ना कि मैं कितना मंगवाऊं। तो वो ये कुछ ना कुछ रूल बताते हैं कि अगर इतने बच्चे हैं, इतने लोग बाय करेंगे, पर बच्चा 2 इरेजर लेके जाएगा, है ना। तो एक्स्ट्रा स्टॉक में हम 7 रख सकते हैं, कि अगर इतने पास हमारे पास बच्चे आएंगे तो वी विल गिव। या फिर समटाइम्स दे अलॉट थिंग्स, कि नहीं इतने बच्चे आएंगे तो हम इतने देंगे, 10 बच्चे आएंगे तो इतना देंगे, है ना। तो इस तरह से हमारी ये सीक्वेंसेस डिसाइड होते हैं रियल वर्ल्ड। बात समझ में आ गई? वी गिव सम रूल अकॉर्डिंग, कि इस तरह से आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कर दो। 60% फर्स्ट टर्म का, 40% सेकेंड टर्म का लेते हैं ना, इस तरह से। तो वो चीज है, वो रूल्स डिसाइड किए हुए हैं। तो जो नंबर आएगा, आपकी टीचर फर्स्ट टर्म का 40%, सेकेंड टर्म का 60%, फिर आपको ऐड करके बता देगी कितना मार्क्स बना है। ठीक है ना। अब मैं कहूँ नहीं नहीं, तुम्हारा तो ये 50-50 होना चाहिए, फर्स्ट टर्म इज इक्वली इंपॉर्टेंट, नहीं नहीं, फर्स्ट टर्म में तुम पढ़ाई नहीं करते, 70%। बात समझ में आ गई? दैट इज माई रूल। तो वो रूल आपको दे दिया, उसके अकॉर्डिंगली आप टर्म्स को बिल्डअप कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव फॉर्मूला। तो UN इज 2 टाइम्स UN - 1 + 7। समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो उसने कहा फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, ये जो हमारे पास दिया होता है, ये 2 है ना, +3 लिखा हुआ था यहाँ पर। तो मैं इसके अकॉर्डिंगली चल लूँ। अब U1 कितना दिया है? 1। अब समझ में आ गया ना? ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल 3 पे दोबारा से आ। तो इसमें मैंने क्या किया कि U2 निकाला, तो 2 टाइम्स U1 + 3 हो जाएगा। ठीक है। सो विच इज 2 टाइम्स 1 + 3, विच इज 5। अब U3 निकालना है, तो 2 टाइम्स U2 + 3 हो जाएगा बच्चों। 2 पिछला क्या लिखा था, 5 + 3, विच इज 13। U4 निकालना है, तो 2 टाइम्स U3 + 3, 2 × 13 + 3। तो हर बार तुम्हारा देखो, ये वाला जो फिल करने वाला चीज है ना, यही यही वाला चेंज होता जा रहा है। कितना आ जाएगा? 29। अब अगर U5 निकालना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 है तो यहाँ पे प्रीवियस टर्म 4 + 3। तो 2 प्रीवियस टर्म क्या थी? 29, उसमें 3 ऐड किया, 58 + 3 विल बी 61। तो कहते हैं ऐसे ही चेक करते करते ना, वी कैन फाइंड इफ 133 इज अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो मैं पूरा कैलकुलेशंस करके फिर बताना पड़ेगा। देखो क्या लिखा, कैलकुलेटिंग सब्सिक्वेंट टर्म्स, वी कैन चेक इफ 133 इज टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो यहां पर अब तुमने क्या किया, 2 टाइम्स 61, विच इज U6 + 3, है ना। कितना आ जाएगा? 130, 122 + 3, 125। यही आ गया ना। अब U7 चेक किया, तो 2 × 125 + 3 करोगे, तो क्या बच्चों यहां पर आएगा तुम्हारा ये टर्म। बंद कर दो दरवाजा बेटा। ठीक है ना। दिस इज 122 + 3, 125। सो इफ यू मल्टीप्लाई 250 + 3, दिस इज 253। तो क्या इनमें 133 कहीं टर्म आई? नहीं आई, तो आपने बता दिया। दिस इज एज पर द रूल, आपने टर्म्स बिल्डअप किया। ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है, जल्दी से। आज यही काम करेंगे बस, थोड़ा सा यही काम, +8.1 थोड़ी इंट्रोडक्शन करवा दूंगी। AP कल करवाऊँ। ठीक है ना। आज इतना ही समझ लो। फास्ट नहीं चल रही हो, पर उतना ही करवा रही हूँ जितना जरूरी हो। एग्जाम्पल 4, AP में विजुलाइज करने को कहा है, टर्म्स कहा है, और सम ऑफ भी कह दिया। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का है, सम ऑफ AP नहीं कहा, है ना। सम ऑफ AP तो नहीं करवाया स्कूल में। टर्म ही कहा है इसमें। टर्म वाले तो बहुत इजी रूल है। ठीक है।
सम ऑफ ऑल दीज टू डिजिट नंबर्स, ये मैं करवा दूंगी। जीपी तुम्हारी नेक्स्ट है। आई थिंक टर्म ही है, सम नहीं आएगा तुम्हें, विच इज अनदर गुड थिंग। सम का फॉर्मूला नहीं है, शुक्र है। वो बहुत आसान है सम, पता क्या होता है, नहीं डिफरेंस नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाती हैं, वो तुम्हें वैसे ही सॉल्व करने को नहीं कह रहे। एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा है, देखो रिकर्सिव रूल बनाना है, S1 किसके इक्वल दिया है, 3, और SN किसके इक्वल दिया है, S ऑफ n -1 -1। ठीक है, तो मतलब S2 अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगी, S1 -1। S1 कितना था, 3 - 1 विच इज 2। If I have to make S3, so it will be S2 -1, 2 -1, which is 1. If I have to make S4, S3 -1, 1 -1, which is 0. S5 बनाना है तो S4 -1, 4 में क्या लिखा था, 0 -1 -1। अच्छा मैंने रूल गलत लिख दिया, मैंने एक ही बार पढ़ा इसको, चलो ये तो अलग से रील हो गया ना, ये एग्जाम्पल 4 में मत लो। बात समझ में आ गई ना जो मैं कर रही थी यहाँ पे, ये अनदर क्वेश्चन ले लो। अब एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, समझ में आ गया बच्चे, है ना। एग्जाम्पल 4 ने कैसे रूल बिल्डअप किया, एग्जाम्पल 4 में आई अंडरस्टूड इट रॉन्ग। इट वॉज S1 is 3, SN क्या बनाया उसने, कि तुम पहले तो टर्म लो, उसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो इसने तंग किया होगा, बंद कर दो, बहुत तंग किया होगा। समझ में आ गया बेटा, कि तुम प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो प्रीवियस टर्म -1। ठीक है, तो अगर मुझे S2 निकालना है तो मैं S1 को मल्टीप्लाई कर रही हूं S1 -1। बात समझ में आ गई है। S1 is 3, देन 3 - 1 विच विल गिव मी 6। बात समझ में आ गया। S3 पर आ रहे हैं तो विच विल गिव मी S2, प्रीवियस लेना है ना, तो यहाँ पे 3 लिखा, यहां इससे एक पीछे S2, S2 -1। सो 3, इसका हमने S2 के लिए क्या लिखा था, क्या निकाली थी वैल्यू, 6, और फिर क्या कर देंगे 6 - 1, तो 6 × 5 आंसर क्या आ गया, 30। देन आई कम फॉर S4 के लिए क्या करना है, इससे एक पीछे जाना है, 4 कहाँ है वो। अब ये सब समझ में आएंगे कि आपको क्यों सिखाते थे सक्सेसर्स प्रीडिसेसर्स बचपन में, है ना। राइट द प्रीडिसेसर्स, वो इसलिए क्योंकि हम 4 से पीछे इमीडिएट जा सके 3 पर, और लिखे S3 -1। तो S3 कितना लिखा हमने, 30, और लिखेंगे 30 - 1 विच इज 30 × 29, और आ गया 870। 4 टर्म्स ही कहा था, हाँ तो हमने निकाल दिए। ठीक है, तो देयरफॉर द 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर, विच इज 3, फिर 6, फिर 30, फिर 870। ठीक है, तो एक चीज ना उसने फिबोनाची सीक्वेंस है, बहुत पॉपुलर सीक्वेंस चलता है, एंड इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न टू इट। एंड इट सेज कि ये जो फिबोनाची सीक्वेंस होता है ना, और यहाँ पर इसको ना इंडियन नेम भी दिया है, विरहांका। ठीक है, सो ये आपको कह रहा है कि ये जो इंट्रोडक्शंस हुई थी, या ये जो डिस्कवरीज हुई थी अबाउट सीक्वेंसेस, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू सम आउट ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट, ये हमने नहीं कुछ डिस्कवर किया था। वी हैड सिमिलर सीक्वेंसेस, बस उसको नाम यहाँ पर क्या लिखते थे, विरहा अंका। पॉपुलराइज थ्रू आउट कंट्री, क्या थ्रू आउट वर्ल्ड क्या हो गया, फिबोनाची। फिबोनाची सबने सुना होगा, विरहा अंका बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत कम, विरहा अंक। ठीक है, तो उसको हिंदी नेम दिया था। तो कहते कि क्या होता है कि सारे सीक्वेंसेस में ये नहीं होता कि हमने पिछली टर्म ही ली है, हम पिछली 2 टर्म्स लेकर भी सीक्वेंस फॉर्म करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, हमारे पास है विरहा अंक का फिबोनाची सीक्वेंस। तो वो क्या करता है कि इसमें मैंने फर्स्ट टर्म आपको 1 दे दी, सेकंड टर्म मैंने आपको दे दी 2, और जो मैं थर्ड टर्म कह रही हूं ना,
आपको V2 प्लस V1 करना है। मतलब इफ आई एम गिविंग यू nth टर्म, आपको n-1 और n-2 करना है। ठीक है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट फिबोनाची सीक्वेंसेस, कहते हैं जो भी नेचर में चीजें एग्जिस्ट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, वो इस सीक्वेंस के हिसाब से, या तो आपको वन पैटर्न दिखेगा, जो एक्चुअल सीक्वेंस है ना वो है 1 1 देन 2 देन 3 देन 5 देन 8 देन 13 देन 13 प्लस 8 21 21 प्लस 13 46। समझ में आया ना, कि पहले दो 1 1 लेते हैं, उसके हिसाब से आपको दो ट्वाइस दिखता है या 3 टाइम्स दिखता है या 5 टाइम्स। पेटल्स जो भी फ्लावर्स की होंगी वो 5 होंगी, 6 नहीं होंगी। यूजुअली इफ यूल काउंट द पैटर्न्स, पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, जनरल जो देखोगे ना तो 3 पेटल्स का फ्लावर बनता है। जब तुम ड्रॉ भी करते हो ना, तुम जनरली 5 बनाते हो। आप कभी भी 6 फिट नहीं कर पाते हो जो आपका नॉर्मल हैंड है। ठीक है, मैंने भी बहुत कोशिश की थी। या फिर 8 होते हैं या 13 होते हैं, तो फिबोनाची पैटर्न ऑफ अकरेंस ऑफ थिंग्स इन द नेचर देखता है। ठीक है। मुझे सबसे जो याद रहा था वो यही था कि पेटल्स ऑफ अ फ्लावर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपको या तो 2 पेटल्स दिखेंगी, या 3 दिखे, या 5 दिखेंगी। तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। समझ में आ गया। तो यहाँ से नेक्स्ट 2 टर्म्स इसकी लिखनी है, तो उसने यहाँ पे बता दिया ना आपको कि पहले आया 1, फिर आया 2, फिर इन दोनों को ऐड किया 3, फिर इन दोनों को ऐड किया 5। समझ में आया। फिर 5 and 3 लिखा 8, 8 and 5 लिखा 13, फिर 21, फिर 44, नहीं 34, सॉरी माई बैड, इट इज 34। सो तो कहते हैं ऐसी नेक्स्ट 2 टर्म्स लिख लो। ठीक है, तो दैट्स राइट। Viranka Fibonacci sequence, it was first written down explicitly and studied by Viranka in his work Vrajit Vrata Jati Samuchay in the 17th. He discovered it in the context of Prakrit meter and poetry. जो पोएम्स की भी जो स्टैंजाज होते हैं या जो हमने कपलेट्स होते हैं ना, तो वो इस हिसाब से आते हैं। लिंग्विस्टिक मैथमेटिशियंस गोपाला एंड हेमाचंद्रा, द सीक्वेंस वाज लेटर आल्सो स्टडीड बाय इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची, और उसके नेम पर ये सीक्वेंस पॉपुलराइज हो गया। ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 में आ जाओ। चलो 8.1 करनी है, उसके बाद काम खत्म होगा। 3 4 क्वेश्चन 8.1 में है, 5 क्वेश्चन है गिनके 6। ठीक है, 2 3 कर जाओ यहाँ पे, बाकी होमवर्क में ले लेना। हमारा एपी पूरा खत्म हो जाएगा नेक्स्ट कल की क्लास में। बिकॉज ये सीक्वेंस करने के बाद एपी समझना कोई मुश्किल नहीं है, तो कल बच्चे जो आएंगे वो एपी समझ आएंगे। प्लस आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग्स एंड आई विल आस्क एवरीवन टू वॉच दिस, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो वी आर टू डू एक्सरसाइज 8.1, और इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 विच सेज फर्स्ट 5 सीक्वेंस निकालो जिसमें nth टर्म दी हुई है। तो फर्स्ट पार्ट में टी एन दिया हुआ है, देखो 3n-4। तो बच्चों बताओ ये एक्सप्लिसिट रूल है कि रिकर्सिव रूल है? ये कौन सा है? एक्सप्लिसिट, बिकॉज एंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारे रिकर्सिव रूल हम बता सकते हैं। तो आप T1 निकालोगे, 3 into 1 -4 विच इज -1। T2 निकालोगे विच इज 3 into 2 -4 विच इज 2। फिर आप T3 निकालोगे, 3 into 3 -4 विच इज 5। T4 निकालोगे, 3 into 4 -4, 12 - 4 कितना आ गया? 8। 5 टर्म्स निकालनी है, तो मैं T5 पे भी आ जाऊंगी। T5 इज 3 into 5 - 4 इट इज 11। समझ में आ गया? ठीक है ना। तुम्हारा एक क्वेश्चन तो इस पे होगा ही होगा। एक क्वेश्चन तुम्हारी पेपर में आई थिंक एक सीक्वेंस ऐसे पैटर्न दिया होगा, और आपको फॉर्म फॉर्म करना है। रियो स्टॉप, क्या करी जा रहा है, छोड़ छोड़ दे। समझ में आ गया बेटा इतना? सेकंड पार्ट पर आ जाओ, इरेज कर दूं ये? फर्स्ट 5 ही लिखी है ना, ऐसी सेकंड पार्ट पर आ जाओ। सेकंड पार्ट में टी एन कितना दिया हुआ है? 2 - 5n। सो यू फाइंड T1, 2 - 5 into 1 which is -3। We find T2, 2 - 5 into 2 which is
-8, है ना। T3 करेंगे, 2 - 5 × 3 विच इज -13। T4 करेंगे, 2 - 5 × 4 विच इज -18। T5 करेंगे, 2 - 5 × 5 विच इज -20। समझ में आ गया बेटा। थर्ड पार्ट कर लेंगे आप। Tn किसके इक्वल दिया हुआ है बेटा? देखो, n² -2n + 3, n² माइनस, so T1 is 1² -2 × 1 + 3। सॉल्व कर लो इसको। T2 is 2² -2 × 2 + 3। तो मेरे पास आंसर आ गया 3। T3 I'll find 3² -2 × 3 + 3, 9 - 6 + 3, 6 आ गया। Then I'll go for T4, which is 4² -2 × 4 + 3. So 16 - 8 + 3. Is it 11? Then T5, which is 5² -2 × 5 + 3. 5² is 25. 25 - 10 is 15 + 3 is 18. तो 5 टर्म्स निकाल ली ना आपने, और ये सीक्वेंस में लिख दे। ठीक है, सो देयरफॉर द टर्म्स आर 2, 3, 6, 11, 18। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। फाइंड द 10th टर्म एंड 15th टर्म of the sequence Tn, which is 5n defined। अब ये भी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दिया हुआ है, n मोर देन 1, मोर देन इक्वल कि n की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हो, 1 से बड़ी भी हो सकती है। समझ में आ गया इतना? सो आई विल फाइंड T10, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 5 × 10 - 3, 50 - 3 is 47। फाइंड T15, 5 × 15 - 3, 75 - 3 is 72। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हो बच्चों, कर लो, हो जाएगा जल्दी। चलो नेक्स्ट बेटा करो, क्वेश्चन नंबर 3 खुद करो। देखो T3 क्या है, डिटर्मिन 97 एंड 172 आर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सो Tn इज 5n - 3। तो आपको बताना है कि 97 टर्म है, तो 97 टर्म होगी तो 97 यहाँ आएगी, और 5n - 3 लिखोगे, तो ये लिख दिया 100 इज इक्वल टू 5n। n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 20। तो यस, अब इसका 172 लिखा, तो 172 इक्वल टू 5n - 3। सो 5n इक्वल टू 175, है ना। तो 5 टाइम्स n अगर 175 है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, इसको डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 35। तो यस, लेकिन अगर मैं 179 पूछती, तो क्या करते? 5n - 3 is 179। तो 5n किसके इक्वल आता? 182।
एन की वैल्यू क्या जाती, 182/5, ऑब्वियसली ये डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये 179 इस सीक्वेंस में कहीं नहीं आएगा। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन, विच, मैंने एग्जाम्पल दिया था बेटा, ये तुम्हें नहीं बताया गया पेपर में, तुम्हें ये पूछ लेंगे, बिकॉज हमारी तो 10th की एपी के क्वेश्चन था ना, वो यही पूछता है कि इज दिस अ टर्म, तो कहेंगे नो, तुम्हें नो वाला आंसर आया ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना, तो ये इसलिए बिकॉज वो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली चीज लेते हैं ना, कि पोजीशन में पॉइंट्स नहीं आ सकते, रैंक्स में पोजीशंस में पॉइंट्स नहीं आते। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 1.1 नहीं होता पॉइंट्स का, मतलब ये है 1.2 पोजीशन नहीं होती, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ही आता है। ठीक है, वो चीज, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn, विच इज 5n-3 इज 607। वो निकालने के लिए आपको 607 को 5n-3 से इक्वेट करना होगा, 610 5n लिखोगे, और n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 122। बिल्कुल ठीक। सो 607 इज 122th टर्म। ठीक है, which will say T122 is 607, so 122nd term। तो ये सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हमें, जिसमें दिया है T1 इज -5, Tn+1, अब इसने n+1 में लिख दिया, लेकिन यहां पर प्रीवियस टर्म ही लिखी है +3। ठीक है, तो कहते हैं इसके बेसिस पर अब फाइंड करना है फर्स्ट 5 टर्म्स। तो T1 तो तुम्हें मिल गया -5, आई विल फाइंड T2, तो मैंने n+1 में 2 रखा, तो ये हो जाएगा T1+3। बात समझ में आ गया, सो -5+3 विच इज -2, सो T2 इज -2। T3 निकालना है, तो T2 विच इज T2+3, so -2+3 आंसर विल बी 1, so T3 इज 1। फिर T4 निकालेंगे, विच इज T3+3, so 1+3 इज 4, so T4 इज 4। ऐसे ही T5 निकालेंगे, मैं 4+3 कर दूंगी, कैन आई राइट 7 है। ठीक है, देन T6 के बेसिस पर 7+3 करना है, विच इज 10, T7 इज 13। ठीक है, फिर ऐसे ही T8 निकालेंगे, 16, T9 निकालेंगे, 19, है ना। मैं क्यों कर रही हूं, क्योंकि उसने कहा है इज 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो हमें ये निकालना है, फिर हम T10 निकालेंगे, 19+3 इज 22, T11 निकालेंगे, 22+3 इज 25, T12 निकालेंगे, 28। अब इतना जो हम काम धाम कर रहे हैं ना, ये एपी के केस में बहुत इजी हो जाएगा, कि मुझे रिकर्सिव रूल दे दिया, पर उसके बेसिस पे मैं टर्म का एक्सप्लिसिट रूल निकाल रही हूँ। जो एपी है ना, वो यही काम करती है, रिकर्सिव के बेसिस पर वी फाइंड द एक्सप्लिसिट रूल। अब तुम्हें कितनी टर्म्स निकालनी पड़ रही है यहाँ पे, T15 कितना होगा, 31, 313, T14 कितना होगा, 33, T15 कितना होगा बच्चों, 30+3 करना है ना, 36, T16 करना है 39, T17 करना है 42। ठीक लिखा है मैंने ये, कोई एडिशन में गड़बड़ तो नहीं है, 34 आएगा बच्चे, देखा ना, मैंने कहा ना कहीं एडिशन में गलती है, मैंने क्यों किया, प्लेस वैल्यू चेंज, मतलब यूनिट्स प्लेस सेम आ रहा है, 3 के केस में सेम नहीं आता, क्योंकि वो 10 नहीं बनेगा ना कहीं जाकर। T14 इज 34, तो रिकर्सिव रूल का ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही है कि एक टर्म गलत हुई, तुम्हारी आगे की सारी सीक्वेंस गलत। ठीक है, हाँ। नहीं, मैं चेक करूंगी क्या काम किया है, ऐसे थोड़ी। 37 आ गया ना, T16 40 आ गया, है ना, 10th टर्म 30 हो गया ना डिफरेंस, ठीक है, ठीक है ना। T17 क्या हो गया, 43, T18 क्या हो गया, 46,
T19 हो गया 49 एंड T20th हो गया 52। तो हम 20th टर्म पे पहुंचे। तो अगर तुम लगाओ यही तो मेरी रिकर्सिव फॉर्मूला आगे 100 तक लगाना पड़े तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी के लिए हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे ना। सो दैट विल बी हाउ टू बिल्ड रिकर्सिव एक्सप्लिसिट रूल फ्रॉम रिकर्सिव रूल। तो अब जैसे हमारा एग्जाम्पल 6 है तो यहाँ पे कर सकते हो खुद जाके घर पे। T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है, n-1, n-2, n-3। तो मतलब फोर्थ टर्म से निकाल रहे हो। सबसे पहली टर्म 4 होगी, उसमें 3 2 1 ऐड करोगे। ठीक है, 1 + 2 + 4 ऐड करके फोर्थ टर्म निकाल ली। बात समझ में आ गया? लिख ही लो ये, चलो हो जाएगा काम खत्म तुम्हारा। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या कह रहा है कि T1 जो तुम्हें दिया है दैट इज 1, T2 जो तुम्हें दिया है दैट इज 2, T3 जो तुम्हें दिया है दैट इज 4। सो जब टी एन निकालना है तो Tn-1, Tn-2, Tn-3, एन मोर देन इक्वल टू 4 पे आ जाता है। बस। ठीक है, तो जब आपने T4 निकाला तो उसमें T3, T2 और T1 ऐड होगा। सो इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 7। T5 निकालोगे तो उसमें T4, T3 और T2 ऐड होगा। तो आप लिखोगे 7 + 4 + 2 कितना बन गया? 13। T6 निकालेंगे तो 5, 4 और 3 ऐड होगा। तो 5 क्या है? 13, 4 क्या है? 7 और 3 क्या है? 4। तो 11 आ जाएगा 24। T7 भी निकालना है, T6, T5, T4 विच विल बी इक्वल टू T6 कितना है? 24, 13 एंड 7, 44 आ जाएगा। देन T8 फाइंड करना है, T7, T6, T5, 7 6 5। सो 44, 24 एंड 13। तो 44 + 37 कितना आ जाएगा? 81।